हेलो एवरीवन। एवरेज के इस पांचवें सेशन में आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले ही सेशन के तरह इस सेशन में भी हम लोग एपी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस सेशन में एग्जामिनेशन में जो पूछे जा रहे हैं, हाल फिलहाल जो पूछे जाने वाले ट्रेंड के हिसाब से कुछ एक क्वेश्चन है, इन टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो है, यदि एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, इन सब चीजों का औसत दे रखा है, यहाँ पर ये सम नहीं, ये औसत दे रखा होगा, ये कॉमा में सारी चीजें होंगी, तो इन सब का अगर औसत 38.5 दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर तक, सॉरी 30 स्क्वायर तक का औसत बताना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको सबसे पहले जो दे रखा है एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, इन सब का औसत, तो आपको इसका सम देखना है एक बार। इसका सम आप बताएंगे कि अगर एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, इस तरीके से अगर हम 10 तक के स्क्वायर को लिखेंगे, इस चीज का अगर सम निकालेंगे, आप कहेंगे ये जो औसत है 38.5 हमारा क्या है, एवरेज है। 38.5 को आपको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहोगे कि जितने नंबर होंगे हमारे पास, तो आपको पता है कि इसमें 10 नंबर थे, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया और लिखा 38.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 385। अब देखिए, इन चीजों का यूज करना है आगे। अगला जो सीरीज दिया हुआ है हमारे पास, इस चीज में यूज करना है। अब आप बताओ कि 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, इस तरह से जो 30 तक का स्क्वायर दे रखा है, आपको इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका सम निकालना पड़ेगा। आप कहोगे कि सम निकालेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें 3 स्क्वायर को कॉमन करता हूँ। 3 स्क्वायर देखो सब में दिख रहा था, इसलिए हमने 3 स्क्वायर को कॉमन किया, तो आपके पास अंदर दिखेगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 अप टू ये कितना तक का, 10 स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये जो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर है, इन चीजों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3 स्क्वायर इंटू 385, ये दे रखी है। अब आपसे पूछा जा रहा है एवरेज बता दो। आप एवरेज कैसे बताओगे? आप कहोगे कि एवरेज जो होगा वो सम बटे में होगा नंबर। सम आपके पास कितना है? आप कहोगे 9 गुना 385, और डिवाइड किससे करना है बाद में आपको? टोटल नंबर से। आप कहोगे नंबर 3 से लेकर के 30 तक के कितने नंबर होंगे? जब 3, 6, 9 इस तरह से चल रहे होंगे, तो आपने कहा 10 नंबर है। आपने देखा कि ये वापस से ये 38.5 हो गया, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 गुना 5 45, 9 8 72, और 4 76, 9 तिया 27, और 7 34, तो हमारा उत्तर जो होगा वो 346.5 हो जाएगा। आपने देखा इसको, जब हमने बेसिक अप्रोच के साथ हमने इस चीज को सॉल्व किया, तो किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आगे हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमें इसमें टाइम कहां पर बचा सकते थे। आपने देखा कि हमने यहाँ पर ये जो 38.5 इंटू 10 लिखा है, इस चीज को हमें करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप आने वाले सेशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ेंगे, तब इस टाइप के सवालों को आपको करने के लिए और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल आप इसको इसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि जब कोई सीरीज आपको दे रखा हो, इस चीज को समझने के लिए आप जस्ट ऐसा समझें, आपके पास मान लीजिए तीन संख्याएं ए, बी, सी, तीन संख्याएं दे रखी हैं। इसका औसत आपको पता है कि ए है इसका औसत। देखिए, एक कंडीशन ऐसा आ सकता है कि इन सब में एक एक संख्या ऐड कर दो। मैंने कहा सारे संख्याओं को ऐड कर दो, तो आपका जो रिजल्ट होगा, तो वो एवरेज जो होगा, एवरेज भी एक्स से बढ़ जाएगा। दूसरा ऐसा कंडीशन आ सकता है, इन सब में एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सारे नंबर में एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके एवरेज में भी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि सारे नंबर में एक्स घटा दो, आपका जो एवरेज होगा, आपका जो रिजल्ट होगा, उसमें भी एक्स की कमी हो जाएगी। एक कंडीशन ऐसा भी आ सकता है कि सब में एक्स से भाग दे दो, तो आपका जो रिजल्ट होगा, जो आपका एवरेज होगा, उसमें भी एक्स से भाग लग जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे 3, 4, 5 ऐसी कोई संख्या दे रखी है, इसका आपको औसत निकालना है। आपने औसत निकाला, कहा कि ये सारी एपी में इसका एवरेज क्या हो जाएगा? आप कहोगे
4। मैंने कहा कि इन सब में 2-2 ऐड कर दो। आप सब में 2-2 ऐड कर रहे हो। आपने देखा कि अब जो आपके पास नया सीरीज बना वो 5, 6 और 7 का। अब आपका रिजल्टेंट एवरेज क्या होगा? आप कहोगे 6। देखो क्या एवरेज में भी ये 2 की इंक्रीज दिख रही है? आप कहोगे हाँ। आप ऐसा करो, एक और एग्जांपल लो, 3, 4, 5। इसका एवरेज फिर से आपने कहा 4। इन चीजों में मैंने क्या कहा कि 5 से गुना कर दो। आपने सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दी। रिजल्ट क्या दिखेगा? आप कहोगे 15, 20 और 25। अब आप फिर से बताना, ये सारी चीजें फिर से एपी में है और जो एवरेज होगा इसका बीच वाली संख्या होगी, आप कहोगे 20। अब देखो क्या रिजल्ट जो है मिला, जो एवरेज था क्या वो भी 5 टाइम से आगे बढ़ गई? आप कहोगे हाँ। इससे हमने एक चीज सीखी कि जो भी हमारा नंबर्स के हिसाब से नंबर में जितने चेंजेस होंगे उतनी ही चेंजेस हमें एवरेज में देखने को मिलेगा, क्योंकि एवरेज क्या था? हर एक के हिस्से में बराबर बराबर को बांटना था। अब देखो हर एक के हिस्से में यहाँ पर +2 +2 +2 हो रहा है, इससे एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे कि एवरेज भी 2 आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे नंबर में बराबर की वृद्धि हुई, इसीलिए एवरेज खुद भी बराबर से इंक्रीज हो जाएगा। आप कहोगे कि सब में x की कमी हुई है, तो आप कहोगे कि एवरेज भी हमारा x से कम हो जाएगा, राइट। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को चाहो तो आप देखते हुए ही सॉल्व कर लोगे। ये था इस क्वेश्चन को करने का डिटेल अप्रोच। डिटेल अप्रोच में आप इसी तरह से सॉल्व करोगे। एक अगले एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमने इस टेक्निक का यूज करते हुए आप कैसे इसको जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखो ये सेम क्वेश्चन है कि 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 10 क्यूब तक का औसत दे रखा है 305, 302.5। 2 क्यूब, 4 क्यूब, 6 क्यूब, 20 तक के क्यूब का औसत हमसे पूछा जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें इस 2 क्यूब को कॉमन ले लो, इसमें से आपके पास क्या दिखेगा? आप कहोगे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और इस तरह से डॉट 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 ये अप टू 10 तक के क्यूब में आपको दिखेगा। आप बताना ये जो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू 10 तक का क्यूब दिखा हुआ है, इन सब का औसत कितना लिखा हुआ है? आप कहोगे 302.5। मैंने क्या किया कि इन सब नंबर को एक एक करके गुना करो, चाहे ब्रैकेट में डाल करके सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने अभी भी पढ़ा कि नंबर्स में अगर 8 से गुना होगा तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा? एवरेज में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। आप देखो यहाँ पर क्या सेम चीजें की गई है क्या? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 10 तक के क्यूब में 2 क्यूब से मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब आप बताओ जो इसका रिजल्टेंट एवरेज होगा क्या वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल, ये चीजें भी 8 से मल्टीप्लाई होकर के आगे बढ़ जाएगी। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 और यहाँ पर 2, 8 तिया 24, यानी ये 2420 के बराबर हो जाएगा और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2420। आपने समझा कि उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस चीज को दूसरे वे में भी देख सकते हैं। अगर डिटेल से आपने बनाने की कोशिश की इसको, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि इसका जो एवरेज है, इसका एवरेज इतना दे रखा है, हमसे इस पर्टिकुलर चीज का एवरेज पूछा जा रहा है। आपने 2 क्यूब को कॉमन किया, बाकी ये सारी जो संख्या है इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को रख दो। इसकी वैल्यू रखने के बाद में आपको 10 से एक्स्ट्रा आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें आप समझ रहे होगे कि ये जो वैल्यू आई है ये चीजें ऑलरेडी 10 से डिवाइड करने के बाद आई है। तो यही 10 नंबर अगर यहाँ पर भी है, दूसरे एंड पर भी, ये आपको पता है कि इसमें ऑलरेडी 10 से भाग दे रखा है, तो दोबारा आपको 10 से इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इस चीज का डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। डायरेक्ट किस तरीके से? तो एक एप्लीकेशन जो अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर नंबर्स में, सारे नंबर्स में अगर बराबर बराबर चीजों से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट जो होगा, जो हमारा रिजल्ट वाला एवरेज होगा, उसमें भी हमें बराबर नंबर से वो भी इंक्रीज कर जाएगी। अगर गुना कर रहे हैं तो वो भी संख्या भी गुना हो जाएगी, अगर भाग कर रहे हैं तो उन संख्याओं में भी भाग देनी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट की मदद से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट अप्रोच होगा वो डायरेक्टली यही होगा कि आपने यहाँ पर देखा कि इसका औसत दे रखा है 302.5, दोनों साइड में नंबर देखा कि यहाँ भी 10 नंबर है, यहाँ भी 10 नंबर है। 2 क्यूब को अगर कॉमन करेंगे तो 1 क्यूब से लेकर के ये 10 तक के क्यूब तक में जाएगा और इस चीज की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी, तो इस 2 क्यूब से आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या और n तक की पूर्ण संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल हम एक डिटेल अप्रोच के साथ करते हैं, बट आने वाले 1 से 2 सेशन में
आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट अप्रोच होगा वो क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कितना समय चाहिए होगा कि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ। फिलहाल हमें देखना है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दो अलग अलग संख्या है। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो नेचुरल नंबर होती है, जो नेचुरल नंबर है और जो होल नंबर है। होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या है और जो नेचुरल नंबर उसको प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होती है और ये इंफिनिटी तक जाती है। होल नंबर में क्या होता है कि ये जो गिनती की संख्या होती है उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर इस गिनती की संख्या में अगर जीरो को भी ऐड कर लिया जाए तो ये होल नंबर का ग्रुप बन जाता है, ये प्लस इंफिनिटी। ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो आप कहोगे कि एवरेज में इस चीज का क्या रोल है। अगर हमने जीरो ऐड कर दिया तो सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। ये चीजें बिल्कुल सही है कि अगर आपने इसमें जीरो ऐड कर दिया तो सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर जीरो को अगर हमने किसी ग्रुप ऑफ किसी सेट ऑफ नंबर में अगर हमने ऐड कर दिया तो इससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो नंबर की संख्या पे बढ़ जाएगा। आप बताओ इसमें 1 से लेकर के 3 तक कितनी संख्या है, 3। आप कहोगे यहाँ पर 3 तक होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे 4। अब बताओ एक साइड 3 से आप डिवाइड करोगे, दूसरे साइड 4 से डिवाइड करोगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा या नहीं? आप कहोगे आएगा। तो बस सिर्फ यही गेम था इस चीज का, इसी चीज को समझना था और इस चीज को समझ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेनी थी। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगी। तो देखो प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्या का एवरेज अगर निकालना हो, आपको पता है कि पहले एवरेज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है सम बटे में होता है नंबर। आपको पता है कि n प्राकृतिक संख्या, जो प्रथम n प्राकृतिक संख्या है उस चीज का जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड करना होता है 2 से। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला आपको पता है तो इस फॉर्मूले से ही इस चीज को बनाएंगे, इस चीज में पुट करेंगे फॉर्मूले को। देखो प्रथम n तक की पूर्ण संख्या और प्रथम n प्राकृतिक संख्या, n तक की जो पूर्ण संख्याएं होगी उसका सम क्या चीज होगा। आप कहोगे इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो को ऐड करना है तो हमें n पूर्ण संख्याओं का सम पता चल जाएगा। क्योंकि अभी अभी आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि जीरो हमें ऐड करना होता है पूर्ण संख्या का ग्रुप बनाने के लिए। तो जीरो को अगर किसी संख्या में ऐड करेंगे तो उसके सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह से एक साइड में होल नंबर लिख रहा हूं और अदर साइड में नेचुरल नंबर लिख रहा हूं। देखो आप होल नंबर का जो सम होगा वो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और प्लस में ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात करेंगे तो आप बताओ यहाँ पर भाग किस चीज से देना पड़ेगा। आप कहोगे n प्लस 1 से, क्योंकि n नंबर तक तो सीरीज जो थी वो नेचुरल नंबर की सीरीज थी, उसमें जीरो को हमने ऐड कर दिया इसीलिए संख्या में एक की वृद्धि हो गई। इसका और नेचुरल नंबर क्या था, आप कहोगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और इसमें n से डिवाइड करेंगे। हमने पहले भी आपको बता रखा है कि जो आपके पास सम है, सम में अगर n से भाग दे दोगे तो आपके पास वो एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। चाहे तो आप उसको उस फॉर्मूले को अलग से याद करके रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से बना सकते हो। आप बताओ ये n प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस जीरो जो है, इस जीरो की कोई रोल है यहाँ पर, आप कहोगे नहीं। तो यहाँ से ये देखो n प्लस 1 से ये n प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा, ये n से ये n डिवाइड हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या देखा कि n बाई 2 बचा और माइनस में क्या दिख रहा है, n प्लस 1 बाई 2 दिख रहा है। आप इसको चाहो तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग अगर करोगे तो आपको दिखेगा n बाई 2 माइनस n बाई 2 और यहाँ पर दिखेगा माइनस 1 बाई 2। आपने देखा कि डिफरेंस कितने का आया, आप कहोगे माइनस 1 बाई 2 का। लेकिन मैं बता दूं आपको कि डिफरेंस जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। डिफरेंस मतलब हो गया कि अंतर, दोनों में कितना अंतर है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि बड़े में छोटे को घटा दो या छोटे में बड़े को घटा करके बता दो, दोनों का सिर्फ अंतर पूछा जा रहा है। तो अंतर जो होगा यहाँ पर आप कहोगे हाफ का अंतर होगा, आधा का अंतर होगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हाफ। राइट, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। लेकिन देखो आने वाले सेशन में इस चीज पर भी एक कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा, उस चीज में आप देखोगे कि कैसे इस चीज को आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे इन सारी चीजों के यूज के बिना। समझ में आ रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है कि प्रथम 30 त्रिभुज संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम 30 ट्रायंगुलर नंबर का औसत क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज तक आप लोगों ने कभी इस सवाल को देखा नहीं होगा, इस टाइप के संख्या को देखा नहीं होगा। जब भी हम त्रिभुज संख्या ट्रायंगुलर नंबर की बात करते हैं तो इस टाइप में हम दो नंबर की तरफ जाएंगे, दो नंबर को देखेंगे भविष्य में कि कैसे होते हैं। जैसे कि नाम से आपको बिल्कुल क्लियर है, ये संख्याएं त्रिभुज है। त्रिभुज बोले तो ट्रायंगुलर। देखो इसको लिखने का जो तरीका होता है, त्रिभुज संख्या क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। एक, हालांकि पहले क्लास में भी हमने इस चीज पर डिस्कस किया हुआ है। एक, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2
3 4 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से आगे बढ़ती हुई रहेगी, राइट। आप देखो इस चीज में गौर करना, ये जो पहला हुआ ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ नंबर होगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 होगा, ये जो होगा n इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा, n इज इक्वल टू यहाँ पर 3 होगा, ये n इज इक्वल टू 4, ये n इज इक्वल टू 5। देखो ट्रायंगल जब पढ़ेंगे तो ये ट्रायंगुलर नंबर का एक ग्रुप बन गया। एक और ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, उस चीज का भी रोल देखेंगे, नाम होता है पास्कल ट्रायंगल। इस चीज का सबसे बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, जब आप पढ़ रहे होगे तब वहां पर पास्कल ट्रायंगल के फॉर्मूले का क्या यूज है, उन चीजों को तब आप देखोगे। फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग इस ट्रायंगुलर नंबर को समझते हैं। देखो ये जो ट्रायंगुलर शेप में जो हमने बनाया, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, तो यही है प्रथम 30, यानी कि n इज इक्वल टू 30 तक का मान निकालना है हमें। आप कहोगे कि इस तरह से अगर हम ऐड करते जाएंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय इस क्वेश्चन को छोड़ने के। लेकिन अभी आपको सम निकालने का एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। सम इसका अगर निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, और डिवाइड करना है आपको इसको 6 से, तो ये आपके पास सम निकल करके आ जाएगा। आपको अगर इसका एवरेज निकालना हो तो मैं कहूँगा एवरेज निकालने के लिए इसमें n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2, इसमें आपको डिवाइड करना है सिर्फ n से, और 6 तो पहले से था, तो ये चीजें कैंसिल हो जाएगी और आपके पास जो एवरेज निकल करके आएगा वो n प्लस 1 n प्लस 2 और डिवाइड बाय 6 होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि n की वैल्यू जो है वो 30 है, आपने यहाँ पर 30 रखा तो आपका आंसर हो जाएगा 31 इंटू 32 और डिवाइड बाय 6। 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये 16 बार में कट जाएगा। 16 गुना 1 16, 16 48 और 1 49 और बटे में 3, हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो 496 बटे 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आपको देखना है, ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपसे ये सवाल छोटे नंबर्स तक तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बड़े नंबर्स की जहां तक बात आएगी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, इसमें आपको दो चीजें जाननी पड़ेगी। पहले तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। आप अभी आपको पिछले ही सेशन में हमने अभाज्य संख्या के बारे में बता दिया कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ दो मल्टीपल होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, सॉरी, वो जो दोनों फैक्टर होंगे वो एक में वो संख्या खुद होगी और दूसरा संख्या एक होगा। तो पहली 8 अभाज्य संख्या अगर लिखने की बात आएगी तो अभाज्य संख्या को आप प्राइम नंबर लिखते हो। प्राइम नंबर पहली 8 अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे 2 3 5 7 11 13 17 3 3 6 1 7 हुई, एक और लिख 23, यही होगी। कुछ संख्याएं मिस हो रही है तो आप एक बार देखो, बताओ। देखो 11 मिस हुआ है, नहीं 11 लिखा हुआ है हमने, 19 मिस हो गया, ये 23 नहीं, यहाँ पर 19 होगा। एक संख्या मिस हो गई थी बीच में, देखो 7 के बाद 11 13 17 और 19, अब यहीं पर 8 संख्याएं पूरी हो गई, 2 3 3 3 6 2, 8 संख्याएं पूरी हो गई, ये प्राइम नंबर हो गई। अब अगली नंबर आती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती है, आप कहोगे ऐसी कोई भी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, दो से अधिक जिसके भी गुणज होंगे, जिसके दो से अधिक जिसके फैक्टर होंगे, उन सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। आप कहोगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, मैं कुछ एक नंबर लिखता हूँ, इन नंबर्स पर ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी थोड़ी सी आप जानकारी को यहाँ से बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले मैं इन नंबर्स के बारे में बता दूं। एक जो है ना भाज्य है ना अभाज्य, दो जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है जो कि सम है। तो दो सबसे छोटी भाज्य है, सॉरी, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और इकलौती सम संख्या है जो कि अभाज्य। तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है, चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होने की क्राइटेरिया क्या थी कि आप कहोगे कि दो से ज्यादा इसके फैक्टर होने चाहिए,
आप कहोगे ये 1 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 4 से भी डिविजिबल है। इस तरीके से 4 एक भाज्य संख्या होगी। आपने फिर से देखा कि 5 एक अभाज्य संख्या है, 6 फिर से एक भाज्य संख्या है, ये 1 से 2 से 3 से और 6 से, इन 4 संख्याओं से कट रही है इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। और 7 फिर से अभाज्य संख्या होगी, 8 भाज्य संख्या होगी और 9 एक भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी 1, 3 और 9, इन 3 संख्या से कट। इन चीजों में ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि सबसे छोटी जो संख्या थी, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो 4 है, और 4 ही वो संख्या है जो सबसे छोटी सम है और वो भाज्य है, और जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है वो 9 है। इन चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा, इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। जब आप नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इन चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा, और आने वाले सेशन में हम भी इन चीजों पर वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तब आप वहां पर भी एक बार देखोगे कि ये सारी नंबर्स क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर एक लिस्ट बताना जिसमें 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बोली जा रही है। तो प्रथम 8 भाज्य, पहली तो संख्या देख लो, आप कहोगे, खुद कहोगे कि 4 है, फिर उसके बाद कहोगे 6 है, फिर आप कहोगे 9 है, सॉरी 8 भी है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है। अब कितने हो गए? 3 3 6 2 8 हो गए। आपने कहा इन सबको अब ऐड करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच का क्या करना है, माध्य का अंतर निकालना है। तो पहले इन सब का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो सम निकालने के लिए हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आपको कमांड रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन को आपको तेज रखनी पड़ेगी ताकि आप इन चीजों को सॉल्व जल्दी कर पाओ। देखो कंपोजिट को ऐड करना एक बार, 6 4 10 8 18 9 27 10 37 और 12 49 और 14 63 और 15 78, और इसका 78/8 ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसका अंतर पूछा जा रहा है तो डिफरेंस निकालना है, इसीलिए माइनस कर दिया मैंने। 3 2 5 5 10 7 17 11 28 और 13 41 17 58 और 19 77, 77/8 हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इन दोनों को घटाया 1/8 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के हुए एग्जाम, रेलवे के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखो कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के ऊपर का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इन चीजों को भी आपने समझा होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने और आंसर हमने लेकर के आए 1/8। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, जो बढ़ती हुई क्रम में लिखी हुई, यानी पहले छोटी संख्या फिर दूसरी संख्या फिर इस तरह से लिखी हुई संख्या, ये जो क्रम है इसको हम लोग आरोही क्रम कहते हैं, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसका औसत दिया हुआ है 17 है। आपकी जानकारी, आपको पता है इन चीजों के बारे में कि जो भी कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, अगर इसके औसत की बात की जाती होती है, औसत और कुछ नहीं उन संख्याओं का मिडिल नंबर होता है। आपको इन चीजों के बारे में पता है कि औसत और कुछ नहीं इन संख्याओं का मिडिल नंबर होता है। आपने कहा कि 8 संख्याएं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप बताना इसका औसत कहां पर होगा। आप कहोगे कि इन दोनों का मिडिल नंबर, आप कहोगे 4 नंबर इसको अलग करो, 4 नंबर इसको अलग करो, ये जो बीच में लाइन होगी ये मिडिल नंबर होगी, यही मिडिल नंबर आपका औसत होगा। तो आपने कहा कि औसत तो हमें दे रखा है 17, आपने कहा कि औसत 17 दे रखा है और ये कंजुगेटिव क्या है, इवन नंबर है, सम नंबर है, यानी कि ये इन दोनों नंबर के बिल्कुल बीचों बीच का नंबर है, ये दोनों के बिल्कुल बीचों बीच का नंबर है, ये नंबर और ये नंबर इवन नंबर है, और जो इसके बीच का नंबर है वो 17 दे रखा है। तो आप बताना एक बार अपने कॉन्सेप्ट के बेस पर कि ये नंबर कौन कौन से होंगे। आप कहोगे कि ये नंबर अगर 17 है तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर 16 रहा होगा और इसके जस्ट बाद वाला नंबर 18 रहा होगा, तभी ये दोनों कंजुगेटिव इवन नंबर बनेंगे या नहीं, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना और एक बार खुद से सोचने की कोशिश करना। आप बताओ कि ये नंबर जब 18 हो जाएगा तो इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 20, फिर इसके बाद वाला नंबर आप कहोगे 22, फिर क्या होगा 24। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या आपको क्या दिख रही है, आप कहोगे 20 22 और 24। मैंने लिख लिया 20 22 24। इसके बाद और पूछा जा रहा है कि 49 और 65, इन चीजों में ऐड कर दो 49 और 65 को, अब इसका औसत बता दो। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन को अपने पहले सेशन में ही किया होगा कि अगर इस चीज का एवरेज निकालना है तो हमें इस चीज को पहले जोड़ना होगा, फिर इसके नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपने जोड़ना स्टार्ट किया, 9 5 14 4 18 2 20 हासिल 2,
6 2 8 4 12 2 14 2 16 2 18 180 और टोटल नंबर कितने हैं तो आप कहोगे 5। आपने भाग दिया और आंसर लेकर के आ गए 36। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अभी और आने वाले सेशन में हम ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपके सारे डाउट इस पर क्लियर हो जाएं। फिलहाल आपको बस सिर्फ ये समझना था, और जैसा कि आपने पिछले सेशन में पढ़ रखा है कि एवरेज और कुछ नहीं मिडिल नंबर होता है। मिडिल नंबर यहाँ पर जब 17 था तो आपको पता होगा कि इससे जस्ट एक पहले 16 होगा जो कि एक इवन नंबर है, और इसके बाद का भी नंबर एक अधिक होगा जो कि 18 होगा, और ये दोनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर बन जाएंगे। ये चीजें समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ है, अगला सवाल है 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का औसत 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या के औसत से 8 कम है। पहले दोनों चीज लिखते हैं हम लोग कि 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी। 4 क्रमागत जो विषम संख्या होगी मैंने लिखा a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6। ये देखो ये ऑड नंबर की सीरीज को हमने लिखा। इस चीज में आपसे पूछूंगा कुछ चीजें, पहले उससे पहले इवन नंबर को भी लिख लेता हूँ। इवन में लिखा हुआ है 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या। इवन को मैंने x लिखा, x प्लस 2 लिखा और x प्लस 4 लिखा। ये इवन नंबर के सीरीज को मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का औसत है ना, आप बताना जरा इसका औसत क्या होगा। ऊपर वाले का औसत कहां पर लाया कर रहा है। देखो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी है और ये चौथी है। इसका औसत आप बीच में बताओगे कि ये बीच में है। आप बताओ 2 और 4 के बीच में क्या आता है, आप कहोगे 3 आता है। तो मैंने कहा कि भाई औसत जो होगा इसका और कुछ नहीं a प्लस 3 होगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, औसत a प्लस 3 होगा। इसी तरह से नीचे की तरफ जब आते हैं तो सम संख्या का जो औसत की बात कर रहा है, तो सम संख्या में औसत कुछ नहीं, और औसत क्या होगा, कुछ नहीं बल्कि बीच वाली संख्या होगी। तो ये 3 संख्या में बीच वाली संख्या क्या है, औसत है x प्लस 2। अब इसके बाद क्वेश्चन को आगे जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का औसत 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या के औसत से 8 कम है। यानी कि x प्लस 2 जो है, x प्लस 2 में जब हम a प्लस 3 को हम माइनस करेंगे तो ये 8 के बराबर हो। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो है इससे 8 अधिक है, यानी कि इसमें से जब इस ऑड नंबर के औसत को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट कितना होगा, आप कहोगे 8। ये यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन आप ऐसे लिखोगे x माइनस ए इज इक्वल टू जो होगा 8 माइनस 5, 3 2 5, तो ये हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन यहाँ से ये निकल करके आएगा, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन की तरफ जाते हैं। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग, अब इन 3 सम संख्याओं का योग क्या होगा, आप कहोगे या तो इन तीनों को ऐड कर दो, जबकि मैं कहूंगा कि नहीं, जब योग हमें निकालना है तो योग निकालने के लिए हमें इतनी मेहनत नहीं करनी होगी। क्यों नहीं करनी होगी, तो आपको पता है कि ये जब एवरेज है तो एवरेज को मुझे इस सारे नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे नंबर ऑफ नंबर यहाँ पर 3 थे तो इस 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका सम निकल करके आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि आपके इवन नंबर का जो सम होगा वो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ये चीजें हमने पढ़ रखी है कि एवरेज जो होता है वो सम डिवाइड बाय नंबर होता है। तो जब हमें सम निकालनी होती है तो एवरेज को हमें नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है। वहीं पर हमने किया कि एवरेज x प्लस 2 है, इसको टोटल नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इवन नंबर का सम आ गया। सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू इतना। अब आपसे इसी तरह से अगर पूछें कि सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर इसका एवरेज a प्लस 3 हमने निकाला था। इस a प्लस 3 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 2 3 और 4 4 नंबर्स थे, ये नंबर्स आपको दिया नहीं गया, इसके लिए आप इस पर कंफ्यूज मत होना कि आपने यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 की जगह पर। ये नंबर आपने खुद ने निकाला है, इसलिए आप इसको एक नंबर के तौर पर ना लें। आपको ये a प्लस 2 a प्लस 4 a प्लस 6 दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर टोटल नंबर जो दिया हुआ था वो नंबर उसके 4 हुए, इसलिए आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन 3 सम संख्याओं का योग उपरोक्त 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर। आपको दिया हुआ कि ये दोनों चीजें बराबर है, आपको कुछ नहीं करना, इन चीजों को बराबर कर देना। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 4a प्लस 4 12। आपने यहाँ से देखा कि 3x माइनस 4a इज इक्वल टू 6 मिला, आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन निकला। अब आप पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन इन दोनों को कंपेयर करके आप क्या निकाल सकते हो, आप कहोगे कि इन दोनों में x और a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इन दोनों को कंपेयर करो। देखो पहला इक्वेशन 3x माइनस 4a इज इक्वल टू 6 है, इसको भी आप अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप इसको भी 4 से या 3 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने क्या किया 3x माइनस 3a
इज इक्वल टू आप 9 लिखो। आपने क्या किया, ये जो फर्स्ट था इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर आपने इसको लिख दिया। आपने 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा, तो आप इस चीज को आगे सॉल्व जब करोगे, इस चीज को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये चीजें कट जाएगी, ये चीजें प्लस में बन जाएगी, तो यानी माइनस ए बन जाएगी और यहाँ पर ये -3 हो जाएगी। यहाँ से आपको पता चला कि a इज इक्वल टू जो है वो 3 निकल करके आया। जब a इज इक्वल टू 3 निकल करके आएगा तो x कितना हो जाएगा, आप कहोगे a की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, a की वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप कहोगे 6। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो 4 मूल विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। इससे देखो कि आपको ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 4 विषम मूल संख्याओं का औसत ज्ञात करने की बात हो रही थी। देखो कहीं कैलकुलेशन पर में कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यू निकल करके आ रही है और ऑप्शन सारे दूर दूर हैं। देखो एक बार यहाँ पर x माइनस ए 5 3 ये सही है। चलो एक बार इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो एक बार इसको फिर से सॉल्व करते हैं, कहीं कुछ एरर लग रहा है मुझे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ एक बार फिर से पढ़ते हैं। 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का जो औसत है 3 क्रमागत सम संख्या के औसत से 8 कम। देखो इसका निकाला था हमने ए निकाला पहला, a+2, a+4, a+6 ये संख्या है। इसका जो एवरेज निकल करके आया था वो a+3 निकल करके आया था। इसी तरह से सम संख्या लिया x, x+2 और x+4, जो इसका एवरेज था वो x+2 था। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का औसत जो है 3 क्रमागत सम प्राकृत संख्या के औसत से 8 कम है, यानी x-2 x+2 a-3 इज इक्वल टू 8। यहाँ से आपने देखा x माइनस ए इज इक्वल टू 8 3 11 माइनस 2 9, x माइनस ए इज इक्वल टू 9 निकल गया। दूसरा जो इक्वेशन बनेगा इसमें ये बनेगा, इन तीन सम संख्याओं का सम क्या होगा, 3x प्लस 6 बराबर किसके दिया हुआ है, तो 4 मूल विषम संख्या, इसका जो सम है तो 4a प्लस 4 दिया 12। यहाँ से आपने देखा 3x माइनस 4a इज इक्वल टू 6। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पुट करना है। 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 27। आपने जब इसको घटा दिया ये चीजें क्या हो जाएगी, आप कहोगे -a और ये चीजें घटा दिया तो ये -21। यहाँ से आपको पता चला a इज इक्वल टू 21, a इज इक्वल टू 21। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो 4 मूल विषम संख्याओं का औसत। आपको पता है कि औसत आपने पहले क्या निकाल रखा है, a+3। अगर a+3 आपने औसत निकाल रखा है तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 21 और प्लस में 3, इट मीन्स आपका 24 आपका उत्तर हो जाएगा। आपने देखा कि कैलकुलेशन में हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की थी कि यहाँ पर a+3 जो था उस चीज को यहाँ पर हमने +3 लिख लिया था, जिस चीज के कारण ये गलती आई थी। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसको कुछ नहीं करना है, बेसिक से ही आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2 और 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल संख्या का औसत क्या होगा। देखिए इस टाइप के सवाल को आप नंबर सिस्टम में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि औसत की चैप्टर में पूछा जा रहा है तो औसत में भी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है। कुछ नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 2 और 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल संख्या। तो पहले ये बता दो कि 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी। तो आपको 2 से विभाजित होने वाली संख्या 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। मैं कहूँ 3 से विभाजित होने वाली क्या संख्या होगी, आप कहोगे कि 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, 15 होगी, इस तरह से ये आगे बढ़ती जाएगी। मैंने कहा कि इन दोनों से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या दिख रही है आपको, आप कहोगे कि ये देखो इस दोनों में से ये यहाँ पर 6 है और ये यहाँ पर 6 है, ये दोनों संख्या से विभाजित हो रही है, यानी 3 से भी और 6 से भी। इस तरह से जब इस सीरीज में आप आगे लिखते तो यहाँ पर 12 दिखते, ये भी चीजें दिख रही होगी। आपको दिख रहा होगा कि ये 6 है, 12 है, ये चीजें डिवाइड हो रही है। तो मैंने क्या कहा कि इन दोनों से जो डिविजिबल होगी वो संख्या पक्का है कि 6 से डिवाइड कर रही होगी। तो 6 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगी, 6, 12, 18, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। इसी तरह से जब हम नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा 2 और 3 से, इस और की बहुत वैल्यू है। दो चीजें आती है, एक हिंदी में और ये एक इंग्लिश में और, इसका मतलब या हो जाता है।
ये चीजें आएगी तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे पूरी तरह से, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो वही रहना है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो 2 और 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल संख्या का औसत पूछा जा रहा है, तो 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या को मैंने डायरेक्टली क्या कहा, वो संख्या 6 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 6 से डिविजिबल होने वाली 2 अंकों की कुल संख्या, आपने कहा कि 2 अंकों की जो संख्या है वो 12 के साथ स्टार्ट ही हो रही है, ऐसी संख्या है जो 6 के साथ डिविजिबल हो। 6 के साथ डिवाइड होने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप कहोगे 12। मैं कहूंगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, आप बता दो जो 6 से डिवाइड हो रही हो। आप कहोगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, आप कहोगे 99। 99 में अगर मैंने 6 से डिवाइड किया तो आपने देखा कि 12 गुना 8 96 होता है, और रिमेनिंग में कितना बच गया, 3। यानी कि आपने देखा कि इसमें 3 जब माइनस करेंगे तो 96 बचते हैं वो चीजें, और 96 ही है जो कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 6 से डिवाइड हो रही है। तो आपके पास एक सीरीज बन जाएगी 12, 18, 24, इस तरह से डॉट डॉट करते हुए 96 तक का एक सीरीज बन जाएगा, और आपसे इसका औसत पूछा जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन को आप बनाने के लिए आप मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 से 3 सेकंड लेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि जो भी सीरीज एपी में दे रखी हो उस चीज का हमें अगर एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की आवश्यकता होगी। यानी कि 12 और 96 इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको दिखेगा 108। इस चीज को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा आपका आंसर 54 हो। ये चीजें समझ में आ गई होगी। बेसिकली इसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज ऐड की हुई थी कि 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या दिखनी है। 2 और 3 से विभाजित होने वाली वो संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे वो हर एक संख्या होगी जो 6 से डिवाइड होगी। 6 से डिवाइड होने वाली हर वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी। तो आपने क्या कहा कि 6 का ही मैंने मल्टीपल लिखना स्टार्ट किया, तो 6 गुना 1 6। इस चीज को आप ले नहीं सकते क्योंकि 2 अंकों की संख्या बोली जा रही है, इसीलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, मैंने 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 से स्टार्ट की और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक लेकर के गया। फिर उसके बाद इस दोनों का औसत निकाला कि इस तरीके से फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। राइट, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि 2 3 और 4 से विभाजित होने वाली, आप बताओ कि 2 3 और 4 इन तीनों से डिवाइड होने वाली वो कौन सी संख्या होगी। आपको एक चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, 2 3 और 4 से अगर डिवाइड करनी है कौन सी संख्या होगी। तो आपने कहा कि 2 से 4 6 8 2 पंचे 10 12, इस तरह से आगे बढ़ेगी। 3 6 9 12 15, इस तरह से आगे बढ़ेगी। 4 का देखोगे तो 4 8 4 दिया 12 4 चौके 16, इस तरीके से आगे बढ़ेगी। आपने देखा कि दोनों में जो कॉमन थी ये सिर्फ 12 है। इन तीनों में जो कॉमन थी, सॉरी, इन तीनों में जो कॉमन थी वो 12 है। इससे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, 2 3 और 4 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो हमेशा जो होगी वो कौन सी संख्या होगी, 12 से डिविजिबल होगी। 12 से डिविजिबल होने का एक और तरीका है इस चीज को निकालने का कि आप 2 3 और 4 का एलसीएम ले लो। 2 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या होती है, सबसे छोटी संख्या जो इन सब चीजों से डिवाइड हो। अब आप ये मत कह देना कि 0 होगी। जब आप एलसीएम और एलसीएफ चैप्टर पढ़ेंगे तब हम सबसे पहले एलसीएम के डेफिनेशन की ही बात करेंगे। आपके लिए एक टास्क भी है, आप एलसीएम का डेफिनेशन ढूंढ करके बता दो कि एलसीएम का क्या डेफिनेशन होता है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे कि एलसीएम जो है इसका 12 है। इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्याएं जो होगी वो 12 का मल्टीपल होगी। तो 12 का मल्टीपल ढूंढना है। अब वो देखना है कि 3 अंकों की संख्या, तो 12 का मल्टीपल ढूंढो जो 3 अंकों की संख्या से स्टार्ट होती है। तो आपने कहा था कि 12 गुना 8 96 और 12 गुना 9 108। 108 वो सबसे छोटी संख्या है जो कि 12 से डिविजिबल है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो 108 ही होगी। आप कहोगे कि 3 अंकों की अब सबसे बड़ी संख्या भी ढूंढ दो मुझे, तभी तो मैं इसका एवरेज निकालूंगा। तो मैंने कहा कि 999 होता है सबसे बड़ी संख्या, सॉरी 999 होती है सबसे बड़ी संख्या। आप इसमें 12 से डिवाइड करते जाओ, 12 8 96, तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो फिर 39, तो 12 तिया 36। आपने क्या कहा, 3 यहाँ पर ये बचा हमारा रिमाइंडर। जब 3 रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब ये होगा कि ये जो 999 है इसमें अगर आप इस 3 को माइनस कर दो तो वो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। आपने कहा कि जो 12 से डिवाइड होने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की, वो संख्या क्या होगी, 996 होगी। हमने क्या किया, अब इस चीज से इसका एवरेज निकालने के लिए आए। एवरेज निकालने का तरीका आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है इन दोनों को जोड़ना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है। तो आपने निकाला एवरेज क्या, 108 प्लस 996, और 2 से आपने कर दिया डिवाइड, तो 54, और प्लस में देखो 48 दूनी 96, 49 दूनी 98, 8। आपने इस चीज को सॉल्व किया, 8 4 12, 2 50, 5 55। कैलकुलेशन पर ध्यान रखना,
लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन में हमने एक कैलकुलेशन में बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक की थी, उस चीज पर आप ध्यान दे देना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि किसी संख्या के 15 गुणकों का औसत पाया जाता है। यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया जाता है तो वो कौन सी सीमा है जिसमें प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत स्विंग हो सकती है। स्विंग हो सकती है का इसका मतलब होगा कि उतना कितना ज्यादा वो डेविएट हो सकती है, कितना ज्यादा वो विचलन हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में लेंदी लग रहा है, नो डाउट। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगी कि ये क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हुई और इस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उन चीजों को भी आप सीखोगे। देखो ये सेशन लंबा होगा, लेकिन क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट भी होंगे जो चीजें मुझे बताते हुए आगे बढ़नी पड़ रही है। क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी संख्या के पहले 15 गुणकों का औसत पाया जाता है यदि संख्याओं में से एक को हटा लिया जाता है। आप बता दो कि अपनी मर्जी से कोई भी एक संख्या ले लो जिसके 15 गुणज आपको पता हो। मैंने कहा कि सबसे छोटी संख्या मुझे पता है 1, फिर इसका 15 गुणज मैंने लेना स्टार्ट किया, 1 2 3 से इस तरह से 15 गुणज इसका कौन सा होगा, आप कहोगे 15। मैंने क्या कहा कि इन सब का आप एवरेज निकाल लो। मैंने कहा इस चीज का आप एवरेज निकालो। आपने क्या कहा, एवरेज हमने पढ़ रखा है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, या फिर एक और तरीका पढ़ रखा है कि n+1/2 हमारा एवरेज होता है। ये दो चीजें हमने पढ़ रखी। एवरेज में हमने निकाला 15, 1 16/2, हमारा एवरेज आया 8। आपने कहा इसके बाद जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया जाता है तो वो कौन सी सीमा है। वन नंबर इज रिमूव्ड फ्रॉम व्हाट इज द रेंज विच ओवर द एवरेज कैन स्विंग। देखो रेंज पूछी जा रही है कि कौन से रेंज में ये चीज स्विंग हो सकती है। मान लो कि आपने एक नंबर हटाया, कौन सी नंबर हटा रहे हो, आपने कहा कि ये नंबर हटा दो। इस नंबर को जब आप हटा दोगे तब आप एवरेज क्या लिखोगे, आप कहोगे कि जितना इसका सम आएगा उस सम में से इस एक को माइनस कर दूंगा मैं। मैंने कहा कि 2 से लेकर के 15 तक का आप सम निकाल दो, 2 से लेकर के 15 तक का एवरेज, 2 से लेकर के 15 तक का एवरेज निकाल दो। आपने कहा कि एवरेज जो होगा, अब जो एवरेज होगा नया, इंक चेंज कर देता हूँ, ये अब यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ 2 से लेकर के 15 तक का एवरेज। 2 से लेकर के जो 15 तक का एवरेज निकालोगे आप कहोगे 15 और 2 17, 17 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपने कहा कि एवरेज हमारा अब बढ़ गया 8.5 हो गया। आपने कहा कि ये नंबर तो सबसे छोटी वाली नंबर निकाली इसलिए ये एवरेज होगी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ और नंबर निकाल ले। अब कहो कि सबसे बड़ी नंबर निकाल लेते हैं, क्योंकि रेंज पूछी जा रही है ना, या तो सबसे छोटी या तो सबसे बड़ी, इन चीजों को आपने निकाला। अब कहा कि 15 को हमने रिमूव कर दिया, अब एवरेज क्या होगी, आप कहोगे अब 1 से लेकर के 14 तक हमारे पास रही, अब इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। मैंने कहा निकाल लो। 1 और 14 के बीच का आपने निकाला, 1 से लेकर के 14 तक का एवरेज निकालोगे तो आप 14 प्लस 1 कितना 15, 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपने कहा कि 7.5। आपने देखा कि एवरेज जो होगा ये कम हो गया, कितना, पहले 8 था तो अब 7.5 हो गया। जब 1 को रिमूव किया था तो 8 से वो 8.5 बढ़ गया। तो कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है, आप कहोगे कि ये प्लस 0.5 के मार्जिन से, यानी आधा कम हो रहा है या आधा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कितना चेंज हो रहा है, इसका रेंज क्या बनेगा, आप कहोगे कि आधा। पर परसेंटेज में पूछा जाएगा कि कौन से सीमा में कितना परसेंट चेंज हो रहा है। आपने कहा कि इनिशियल एवरेज हमारा 8 था और हमारा चेंज कितना हो रहा है 0.5, किसके रिस्पेक्ट में, 8 के रिस्पेक्ट में। आपसे पूछा जाएगा कि इसका परसेंटेज वैल्यू बता दो, परसेंटेज चेंज बता दो। हमने परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है, 0.5 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई करना है इससे 100 से। इस पॉइंट से इसके 10 को हटा दो और कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 25/4, 25/4 क्या होगा 6.25%। इतना ये डेविएट हो जाएगा, चाहे वो इतना कम हो जाए चाहे वो इतना बढ़ जाए, क्योंकि हमने दोनों चीजें निकाल करके देखी। जब सबसे बड़ी संख्या को हटाना था तब भी हटा दिया, जब सबसे छोटी संख्या को हटाना था तब भी हटा लिया। तो जो इसका रेंज बना वो माइनस, मतलब जो सबसे कम था और जो सबसे अधिक था, इन दोनों के बीच में बनेगा। तो जो भी चीजें हुई चेंज, तो वो आपने देखा कि सिर्फ 0.5 का चेंज दिखा। इसका मतलब कोई भी एक पॉइंट को हटा करके हमने अगर चेक करना होगा तो वो जो चेंज होगा वो 0.5 का चेंज हो रहा है इस केस में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को करते हैं कि 4 लगातार सम संख्याओं और 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 14.5। यदि दी गई 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है। देखो 4 विषम संख्या है ए बी सी। देखो कुछ चीजें इसमें आपको समझनी होगी, ये जो b होगा ये a+2 होगा, c जो होगा वो b+2 होगा। इस टाइप की चीजें आपको समझनी पड़ेगी।
ये देखो ऑड नंबर की एक सीरीज दे रखी है, इसका जो एवरेज होगा आपको पता है कि इसके बीच वाली संख्या है, और बीच वाली संख्या क्या है, आप हो गए 14। आपको अभी पिछले क्वेश्चन में आपने कुछ एक क्वेश्चन पहले ही देखा होगा कि अगर ये 14 होगी तो ये संख्या पक्का 13 होगी और ये संख्या पक्का 15 होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, विषम संख्याओं का कंजिक्यूटिव नंबर है। आपने देखा कि पहली नंबर 11 होगी और आखिरी नंबर जो होगी वो 17 होगी। यहाँ से एक चीज हमें पता चली, लास्ट वाले लाइन क्लियर हो गई कि यदि चार दी गई चार संख्याओं का औसत 14 है तो दिए गए चार सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले ये देखना है कि चार लगातार सम संख्या और चार लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, आपने कहा 14.5। आप ये बता दो ये जो टोटल 8 संख्या होगा, इस 8 संख्या का सम बता दो। आप कहोगे कि 8 संख्या है, औसत कितना है 14.5। मैंने क्या बताया, 14 अठे 112 और 8 गुना 5 4 116। 8 गुना 0.55 जो होगा वो 4 के बराबर होगा, और 14 अठे 112, 112 और 4 116। अब इस ऑड नंबर का बता दो। देखो और भी तरीके होंगे इसको सॉल्व करने के, वो भी सीखोगे आप आने वाले सेशन में। बहुत सारे तरीकों से आपको अवगत कराऊंगा। जिन टाइप के क्वेश्चंस आपने आने वाले सेशन में देखने होंगे, आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में। देखो यहाँ पर इसका जो सम होगा 4 गुना 14, ये 56 हो जाएगा। आप बता दो ये जो सम था, इस सम में ऑड प्लस इवन दोनों तो था। ये देखो चार लगातार सम संख्या भी है, चार लगातार विषम संख्या भी, इन दोनों का सम था। इसमें से अगर आप ऑड को माइनस कर दोगे तो आपको पता है कि अब जो आपके पास सम बचेगा वो इवन नंबर का सम बचेगा। इवन नंबर का सम कितना बच रहा है, आप कहोगे इन दोनों को जब आपने माइनस किया तो आपके पास 60 बचा। अब चार इवन नंबर है, उसका सम आपके पास पता है, आपको उसका औसत पूछा जा रहा है। चार नंबर का सम 60 है, नंबर 4 है, तो इसका अगर औसत निकालना हो तो आप क्या कहोगे, औसत कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15। और भी कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो हिंट के तौर पर एक और तरीका मैं बता देता हूँ, बाकी तरीके अभी आने वाले सेशन में और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको। लेकिन एक तरीका, एक हिंट के तौर पर आप ये देखो कि आपने निकाला औसत ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर का औसत आपने कितना निकाला, आप कहोगे 14। टोटल नंबर कितने थे जो ऑड थे, तो आप कहोगे कि 4 ही ऑड थे और 4 ही इवन थे। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जब वेटेज एवरेज पढ़ रहे होंगे, 4:4 को हम क्या करते थे, नंबर्स को 1:1 के फॉर्म में लिख देते थे। आप यहाँ पर एक चीज गौर करना कि आपका जो एवरेज ऑड नंबर का है वो 14 है, और जो टोटल है वो 14.5 है। दोनों का मिला करके 14.5 है। जितना ज्यादा डेविएट हो रहा है, आप कहोगे कि 0.5 का डेविएशन है, तो जो अगला संख्या होगा उसमें 0.5 की क्या होगी, कमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप कहोगे होनी चाहिए। यानी कि किस चीज में 0.5 की कमी करने के बाद आपका 14.5 आएगा, आप कहोगे 15 में। तो जो आने वाला जो चार इवन नंबर होगा उसका एवरेज इस तरीके से आप देखोगे 15। लेकिन इस टाइप के कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपके पास तब आएगी जब आप ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे और आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझोगे, और उसके बाद जब आप इसको अप्लाई करोगे तब आपके अंदर भी ऐसी क्लियरिटी आ जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं के जोड़ को इन तीनों संख्या के औसत से 40 अधिक है। फिर से वही बात हो जाएगी, तीन क्रमागत सम संख्या होंगी ए, बी और सी। मैंने क्या कहा, इन सम संख्याओं का जोड़, मैंने कहा कि जो जोड़ होगा वो थ्राइस ऑफ बी के बराबर होगा। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं। इन तीनों संख्याओं के जोड़ इनके औसत से 40 अधिक है। औसत कितना है, आप कहोगे खुद बी 40 अधिक है, तो मैंने निकाल दिया भाई 2b इज इक्वल टू कितना, आपने कहा 40, मैंने कहा b इज इक्वल टू 20। इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आप कहोगे ए क्या होगी, आप कहोगे कि बी से ये 2 कम होगी, क्योंकि इवन नंबर का सीरीज चाहे ऑड नंबर की सीरीज होती, दो का गैप होता। आपने कहा जो सबसे छोटी नंबर है वो ए है और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 18 होगी। इस क्वेश्चन में कुछ करने की ज्यादा जरूरत थी नहीं, इजीली सॉल्व हो जाती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 5 लगातार विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए यदि पहली दो संख्या का योग। देखो फिर से विषम संख्या है तो इसको ऐसे लिख देते हैं x x + 2। इस तरीके से अब लिख करके सिखा देता हूं एक बार, x + 6 x + 8। ये विषम संख्या का एक सीरीज दे रखा है, इसके औसत ज्ञात करने पूछी जा रही है, यानी x + 4 की वैल्यू निकालने बोली जा रही है यदि पहली दो संख्या का योग। इन दोनों को जोड़ दो, आप कहोगे कि 2x + 2। पांचवी संख्या से 5 अधिक हो, 5 अधिक हो, पांचवी संख्या से 5 अधिक हो। पांचवी संख्या आपने कहा x + 8, जिसमें इससे ये 5 अधिक। ये तो बहुत ही आसान सा इक्वेशन बन गया।
आपके पास बन करके आया 8 5 13 माइनस 2 11 x इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है तो इसका औसत बता दो। औसत बताने के लिए x की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट करोगे, 11 और 4 15, आंसर हमारा 15। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, देखिए जिस चीज में आपको शॉर्टकट लगाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हम x को मान करके इन सवालों को बनाने से इस चीज के परहेज करना है, लेकिन ऐसा कोशिश करेंगे कि हम लोग जहां पर जिस भी तरीके का यूज करके हम इस सवाल को जल्दी करने की कोशिश करें तो वो बेहतर है। ऐसा नहीं कि x को हमें मानना ही नहीं, राइट। इस क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट अप्रोच होता है, सबसे सिंपल सा अप्रोच था, आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 8 लगातार विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है 5 6 8 और 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत दे रखा है, सबसे छोटे सम संख्या और सबसे बड़े विषम संख्या का योग। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले लैंग्वेज से देखो भारी लग रहा है, बट ऐसे सिंपल क्वेश्चन है। पहले देखो 8 लगातार विषम संख्या, तो एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स का क्या होगा। आपने देखा कि 5 6 8 है, टोटल नंबर कितने हैं, आप कहोगे 8, 8 7 56 1, इसका एवरेज कितना निकल के आ गया, आपने कहा 71। कितनी लगातार विषम संख्या है, 8। आप बताओ कि 8 लगातार विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ड्रॉ करो। ड्रॉ करके इसको बीच में लिखोगे, आप कहोगे कि ये जो एवरेज होगा ना ये 71 है। 8 लगातार विषम संख्याओं का योग, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप इवन नंबर करो, यहाँ पर ये इवन नंबर होगा। 8 सम संख्याओं का योग इतना होगा, ये यहाँ पर इवन करो, बाद में विषम होगा, राइट। देखो इसका औसत आपको पता चला 71। आपको यहाँ से एक चीज पता करनी होगी, ये नंबर जब 71 है तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर 70 रहा होगा, ये नंबर 72 रहा होगा, और ये सबसे बड़ी नंबर अगर होगी तो ये सबसे जो बड़ी नंबर होगी ये 78 रही होगी, और जो सबसे छोटी नंबर रहेगी वो 64 रही होगी। क्योंकि आप देखो इसमें 2 कम करो, 2 कम करो, फिर 2 कम करो, तो ये नंबर 64 रही। तो जो सबसे छोटी सम संख्या रहेगी, जो सबसे छोटी लिस्ट इवन नंबर जो वो हो जाएगी आपके पास 64। अब इसके बाद क्वेश्चन में है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 78 है। अब 6 लगातार विषम संख्या, इसको भी इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, इसका औसत दे रखा है आपको 78। 6 लगातार जो विषम संख्या है इसका औसत 78। आपको पता है कि ये नंबर कितनी होगी, आप कहोगे कि हाँ 77। इस नंबर के बारे में भी आपको पता होगी कि आप कहोगे 79। जो लार्जेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ी नंबर होगी, जो विषम संख्या होगी 79 से ये 4 अधिक होगी और इस तरह से ये 83 होगी। तो आप बताना कि जो लार्जेस्ट नंबर रही, लार्जेस्ट ऑड नंबर वो कितनी है, आप कहोगे 83। आपसे क्वेश्चन में इन दोनों का सम पूछा जा रहा है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4 3 7 8 6 14 147। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 147। आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा, इस कॉन्सेप्ट को हम आने वाले सीरीज में जब इस पर बेस्ड पूरी तरह से पूरा सीरीज ही इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा कि इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, इस चीज पे भी आप सीखोगे। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, पिछले 2 से 3 क्वेश्चन आपने इस टाइप के क्वेश्चन देख रखे होंगे, और पिछला सेशन जब आपने कॉन्सेप्चुअल सेशन देखा होगा तब उसमें भी आपको पता चल गया होगा कि एवरेज जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए आपको पहले से पता चल गया होगा, इसलिए यहाँ पर इन टाइप के क्वेश्चन को भी हमने बीच में ऐड कर रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 लगातार सम संख्याओं का औसत इस संख्या में सबसे बड़े संख्या के। देखो ये जो बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, हालांकि इन क्वेश्चन को भी मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। 3 संख्या लिखा मैंने, ये सम संख्या है, इसमें जो सबसे बड़े संख्या है इसका जो 1/4 है, ये बड़ी संख्या है, इसका जो 1/4 है, इन 3 संख्याओं का जो औसत है, ये जो औसत है ये औसत थी, ये सबसे बड़ी संख्या थी, इसके 1/4 से ये 79 अधिक थी। इस चीज को बस आपको सॉल्व करना है। आपने सॉल्व किया 4x + 8 - x इज इक्वल टू 4 + 4 8 चौके 32 316। आपने यहाँ से सॉल्व किया 3x इज इक्वल टू -4 कर दीजिएगा तो ये 312 हो जाएगा। 16 4 20 - 8 12। x इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो x इज इक्वल टू 104 हो जाएगा। जो सबसे छोटी सम संख्या होगी ये जो होगी ये 104 के बराबर आएगी। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो उन सभी में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आपको पता चल गया सबसे छोटी संख्या जो होगी उसमें वो 104 होगी।
बिल्कुल सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन, इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अगर आपको लग रहा हो कि ये सेशन बिल्कुल हल्के क्वेश्चन का सीरीज रहा हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन जाए तो आप समझिए अच्छी बात है, आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है, आपने आपकी अच्छी पकड़ है इस पर। देखिए एग्जामिनेशन में अगर ये पहली बार आपके सामने ये सवाल आए तो 100 में से 99 ऐसे बच्चे होंगे जिससे पहले अटेम्प्ट में तो ये बने ना, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। फिर भी मैं यहाँ पर देखो जो शॉर्टेस्ट अप्रोच होगा मैं उससे बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लड़की को प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत निकालने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से किसी एक संख्या को दोबारा जोड़ दिया और उसे ध्यान नहीं रहा। परिणाम स्वरूप उसने गलत औसत के रूप में 45 सही 11/18 प्राप्त किया, तो दोबारा जोड़ी गई संख्या ज्ञात करनी। ये जो देखो n नेचुरल नंबर को जो जोड़ा जाता है, तो n नेचुरल नंबर को जोड़ने के बाद जो उसको एवरेज मिला वो 45.11/18 मिला। इससे एक बस सिर्फ इसमें आपको यही एक डेटा दिया हुआ है। आपको एक चीज पता होगी कि जो एवरेज होती है नेचुरल नंबर की वो n+1/2 के बराबर होती है। आपको ये चीजें पता है कि एवरेज जो होती है वो n+1/2 के बराबर होती है। तो आपको यहाँ पर एक चीज बताना पड़ेगा, जो उसका सम होगा, जो सम होगा वो ट्वाइस ऑफ एवरेज के बराबर होगा। सम बोले तो यहाँ पर ये n+1 की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस ऑफ एवरेज के बराबर होगी। बस सिर्फ यहाँ पर इतना ही आपको दिखाना था, इतना ही आपको सीखना था कि जो भी नंबर होगी n जो नंबर होगी वो इसके दुगुने के आसपास होगी। बस आपको इसमें और कुछ भी नहीं पता करना था। इसके बाद आपके पास आती है बात है कॉन्सेप्ट की। आपकी कॉन्सेप्ट की इतनी ज्यादा क्लैरिटी है। देखो एक लड़की को प्रथम n प्राकृत संख्या के औसत निकालने के लिए कहा गया, तो आपने निकाला n इंटू n+1/2। पहला निकाला आपने उसका सम। आपने इस संख्या का निकाल दिया था सम कि आपको अब इसमें n से डिवाइड करना है और औसत निकालना है। लेकिन क्या किया आपने कि एक संख्या को आपने गलती से दोबारा जोड़ दिया। मैंने कहा कि आपने क्या जोड़ा मुझे तो पता नहीं, तो मैंने मान लिया उसको x को आपने दोबारा जोड़ दिया और उसके बाद कह रहा है कि उसे ध्यान नहीं रहा और उसने इसका औसत निकाल लिया। औसत निकालने के लिए आपके पास 3 तरीके होंगे इसमें। देखो तरीके क्या क्या हो सकते हैं, आप इन तरीकों पर गौर करना। पहला तरीका कि आपने x जोड़ा और x जोड़ करके जितने नंबर थे उससे एक से मतलब प्रॉपर आपने एवरेज निकाला, और गलती सिर्फ आपकी ये रही कि उसने आपने 2 बार ऐड कर दिया। एक तरीका ऐसा हो सकता है कि आपने एक संख्या को गलती से जोड़ दिया और जो नंबर था आपने पुराना नंबर से ही उसको भाग दे दिया। एक और कंडीशन ऐसा बन सकता है कि जब नंबर को आपने कम कर दिया और फिर आपने बराबर नंबर से भाग दे दिया। तो देखो इस कंडीशन में ऐसा रहा कि उसने ध्यान नहीं दिया मतलब ये जो नंबर आपने ऐड किया एक्स्ट्रा, इस नंबर के बारे में आपको पता ही नहीं चला कि आपने ऐड किया और आपने भाग पुराने n नंबर से दे दिया। और जब आपने ऐसा काम किया तो आपके पास आपका जो रिजल्ट आया वो 45 सही 11/18 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना आई हो। अब इसके बाद जो इसमें सीखने वाली बात आती है, वो सीखने वाली बात यह है कि ये जो n होगी, आप गौर करना, पहले एक स्टेप आगे इसके ऊपर जाओ, n से n डिवाइड करना। आप यहाँ पर भी n से डिवाइड कर दो। आप इस इक्वेशन को कैसे लिख पाओगे? आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे n+1 डिवाइड बाय 2 प्लस x डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 45 11/18। यहाँ से आपसे दो चीजें पूछता हूँ। पहली चीज इसमें यह है कि n बता देना कि क्या हो सकती है। आप कहोगे n जो भी होगा वो 45 गुना 2 90 के आसपास होगा। n 90 के आसपास होगा, ना कि 90 के बराबर। अभी हमें पता नहीं कि 90 है क्या है, लेकिन 90 के बराबर होगा ये चीजें पता है। दूसरी चीजें ये पूछनी है कि ये जो नीचे में बटे में जो 18 लिखा हुआ दिख रहा है, इस 18 का क्या सेंस बनता है? इस 18 का सेंस सिर्फ ये बनता है कि ये जो n से डिवाइड कर रहे हैं, इस जो n से डिवाइड कर रहे हैं ये हो ना हो इस 18 का मल्टीपल रहा हो। ये चीजें भाई आपको समझ में आती होगी कि जो भी चीजें नीचे बच रही होती है वो चीजें कहीं ना कहीं उस चीज को डिवाइड कर रही होती है। जैसे मैंने बोला कि 7 से आपको 22 को डिवाइड करना है, आपने क्या लिखा होगा? आपने इसको लिखा होगा 3 1/7। या तो आपको ये कहना होगा कि नीचे में 7 होगी या तो 7 का कोई मल्टीपल होगा। आपने देखा कि 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या, इसका मतलब 7 से भाग दिया होगा
या फिर एक ऐसी संख्या से भाग दिया होगा जिसका एक फैक्टर होगा 7। मान लो कि मैंने आपको कहा 29 में 14 से भाग दे दो, आप क्या कहोगे? आप कहोगे 2 1/14। आपने यही कहा। एक और कंडीशन लेता हूं, आपको मैंने कहा कि 44 को 14 से भाग दे दो, आप क्या कहोगे? 14 तिया 42 और 2/14 यानी 1/7। अब बताना, इस कंडीशन में भी आपने 14 से भाग दिया था, इस कंडीशन में भी आपने 14 से भाग दिया था। यहाँ पर आपको बटे में 14 देखने को मिला, यहाँ पर बटे में आपको 7 देखने को मिला। इस चीज से आपको सिर्फ ये समझना है कि जिस चीज से आप भाग दे रहे हो इसी चीज का एक फैक्टर आपको यहाँ पर बाद में मिलेगा देखने को। देखो यहाँ पर भी 14 का एक फैक्टर दिखा आपको। इसका मतलब हुआ कि अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है तो नीचे में उसका एक सिर्फ और सिर्फ एक उसका फैक्टर बच सकता है और कुछ भी नहीं बच सकता। यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिला कि ये जो 18 बचा है, 18 होना हो उस संख्या का फैक्टर होगा। और ये चीजें श्योर है कि 18 ही उस संख्या का फैक्टर होगा जो चीजें वहां पर बची हुई है। ये चीजें समझनी थी आपको, यही कॉन्सेप्ट है, इस चीज को ही आपको यहाँ पर सीखना है और इसी चीज के बेस पर आप इस सवाल को बना सकते हैं। अदरवाइज बनाने का इसका कोई तरीका नहीं। आपको हिट एंड ट्रायल लगानी पड़ेगी। इस सवाल को अगर आपको बनाना है तो आपको हिट एंड ट्रायल आनी चाहिए। आपने बताया कि ये हो ना हो वो संख्या क्या होगी, 18 होगी या 18 का मल्टीपल होगा। आप बताओ कि इसका जो आपने बताया कि n जो होगा वो 90 के आसपास होगा, तो 90 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 से डिविजिबल है? आप कह रहे हो कि n इज इक्वल टू तब 90 ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 18 पंचे 90 और 90 के आसपास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 18 से डिविजिबल है, राइट? अब बताना, n की जगह पर अगर आपने 90 पुट किया तो आपका सवाल क्या हो रहा? आपने कहा कि यहाँ पर से 91/2 प्लस x/90 इज इक्वल टू 45 11/18। आप इस चीज को जब सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे x/90 बराबर 45 प्लस में 11/18 माइनस में 45 माइनस में 1/2। ये चीजें कैसे की? आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखो 45 से 11/18 को आप 45 प्लस 11/18 लिख सकते। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जैसे 2 प्लस 1/3 लिखा हुआ है, इसको टच स्क्रीन मेथड बताएंगे जब हम बेसिक जब आप पढ़ोगे तब इसको मैं बताऊंगा कि इसको एक टच स्क्रीन मेथड बोलते हैं। टच स्क्रीन मेथड बोलने का तरीका, आप कहोगे कि इसको अगर आपको इसका आंसर बताना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टच कर देना है, यहाँ पर टच करके इसको मिटा देना है। टच करके मिटा दो तो आंसर निकल करके आ जाएगा 2 1/3। 3 2/7 आपको क्या लिखना होगा? इसको 3 प्लस 2/7। इन सब चीजों को जब आप बेसिक आप पढ़ोगे नंबर्स के, जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीजें भी बताऊंगा किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, 45 पूर्णांक 11/18, 45 से 11/18 को 45 प्लस 11/18 लिख दिया और ये जो 45 से 1/2 आ रहा था इसको भी हमने 45 और 1/2 के फॉर्म में तोड़ दिया। ये इस साइड में प्लस में था, जब बराबर के दूसरे साइड आएगा तो ये चीजें माइनस में होगी। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x/90 इज इक्वल टू निकल करके आएगा 45 से ये 45 कट जाएगा और 11/18 से जब 1/2 कटेगा तो आप क्या होगा कि ये कितना बच जाएगा? आपने इसको लिखा 18 और 9/18 11 2/18। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 18 पंचे 90 और 5 से 2 बार में कटेगा यानी x इज इक्वल टू 10। आपका उत्तर आ जाएगा x इज इक्वल टू 10, यानी कि ये जो संख्या जो आपने ऐड की थी ना वो और कुछ भी नहीं, वो संख्या 10 थी। 10 को आपने 2 बार ऐड कर दिया। टोटल आपके पास 90 नंबर थे, आपने इस तरह से ऐड किया था 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अप टू आपको 10 ऐड करने थे, लेकिन आपने 10 की जगह पर 10 2 बार लिख दिए थे और इस तरह से डॉट डॉट करते हुए आप 90 तक चले गए थे। और इसके बाद जो आपका रिजल्ट आया था वो रिजल्ट आपका रहा होगा 45 से 11/18। आप इस चीज को दोबारा एक बार बना करके चेक करना, देखना, आप रिट्राई करना इसको बनाने का और उसके बाद देखो इसका औसत 45 से 11/18 आता है नहीं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक बार और समझा देता हूँ, एक बार और समझने की कोशिश करना, ध्यान देना। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि उसको n नंबर तक का औसत निकालने के लिए कहा गया, लेकिन उसने एक ऐड कर दिया कोई एक्स्ट्रा नंबर। आपको निकालना था, आपको पता नहीं तो आप क्या निकालोगे? आप पहले उसका सम निकालोगे। आपने कहा कि मैंने सम निकाल दिया n इंटू n प्लस 1/2। आपसे क्या हुआ, गलती से आपने कोई एक नंबर ऐड कर दिया। नंबर ऐड किया लेकिन पता नहीं चला कि आपने वो नंबर ऐड किया। तो जो नंबर ऐड किया नहीं था आपने, तो ऐड करने से पहले आपके पास कितने नंबर थे टोटल? n।
तो आपने कहा कि मुझे इससे भाग भी देनी होती n से। जब n से भाग दिया तो आपका रिजल्ट कितना है, 45 से 11/18। आपको अब यहाँ पर क्या करना है, इस n की वैल्यू निकालनी है। इस n की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास आता है अप्रोच जो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप कैसे निकाल सकते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा, ये जो औसत निकाली जा रही है इसमें क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, सम क्या हो सकता है, कितने दूर तक का निकाला जा सकता है ना, मतलब n क्या हो सकती थी। तो आपने कहा कि n जो होगा वो होगा 45 दूनी 90, 90 के आसपास होगी। ये जो टोटल नंबर है ना इसके दुगुने के आसपास होगी। आपने दुगुना ही क्यों चुना, तो आपको पता है कि जो एवरेज होता है वो n+1/2 होता है। जब हमें इसका सम निकालना होगा तो सम क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एवरेज के आसपास, ट्वाइस ऑफ एवरेज के ही आसपास होगा। तो यही हमने कहा कि इसके दुगुने के आसपास होगी नंबर, या हो सकता है वो 90 से कुछ कम हो सकता है वो 90 से अधिक, इसलिए हमने 90 चुना। अब हमने क्या देखा कि इस 18 का मल्टीपल देखना है कि 18 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो कि 90 के आसपास हो। आपने कहा कि वो संख्या ही 90 होगी, तभी ये पॉसिबल है कि यहाँ पर बटे में 18 आए। आपने कहा ठीक है, n इज इक्वल टू, मैंने 90 एक बार पुट करके चेक किया, n से पहले इस n को कटा दो, बाकी देखो आप 91 डिवाइड बाई 2 प्लस x डिवाइड बाई n से यहाँ पर भी डिवाइड होगा, यानी n बाय x बाय 90। अब इस चीज से अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपने इसको लिखा 45 प्लस 11/18। आपने देखो इस 11/9 को यहाँ पर लिखता हूँ, x/90 को इसी तरह से रहने दो, और 91/2 को चेंज करो आप। 91/2 को आप क्या लिखोगे, आप कहोगे 45 1/2। इसको फिर से मैंने इस साइड लाया बराबर के, और 45 प्लस 1/2 इस तरह से अलग अलग कर दिया। आपने देखा ये 45 से ये 45 कट जाएगा क्योंकि ये माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा, इसीलिए 11/18 माइनस 1/2 करना है आपको। x/90 11/18 माइनस, इसको करने के लिए आपको या तो आपको भिन्न का जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, या फिर एक और तरीका आप देखो, इसको 9 से गुना करो तो इसका जो डिनोमिनेटर था, जो इसका हर था, इन दोनों को बराबर कर दिए। आपको एक तरफ अगर 9 से गुना करोगे तो ऊपर वाला बुरा माने, ऊपर में भी आपको 9 से गुना कर, तो आपके पास आएगा 2/18। अब इसको सॉल्व करो, 18×5 = 90, और x इज इक्वल टू जो आ जाएगा आपका आंसर, x इज इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट अप्रोच रहता, और ये सबसे आसान तरीका यही रहेगा आपको इसमें करने के लिए। आपको हिट एंड ट्रायल आना चाहिए, लेकिन हिट एंड ट्रायल भी कौन से नंबर पर हिट करेंगे इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए था। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था ये क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इस बार ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन के साथ एक बार फिर से इसको देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, n क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के एक समूह जो एक बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक छात्र ने आकर के एक पूर्णांक मिटा दिया और बचे हुए अंकों का औसत, यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो है बचे हुए अंकों का औसत निकाला गया और 35 से 7/17 आया। तो मिटाया हुआ अंक कौन सा था, इसका भी सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो, आप जो इनिशियली निकालते n इंटू n+1/2 निकालते, लेकिन उसमें से एक संख्या थी जो कि आपने मिटा दी, पता ही नहीं चला कि वो संख्या कौन सी थी और वो संख्या मिटा दी। अब बताना, अब जो एक संख्या मिटा दी गई, अब एक संख्या मिटाने के बाद जो रिमेनिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहे होंगे तो वो क्या रही होगी। आप कहोगे n-1, आप कहोगे पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ पर n लिखा था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में ये भी देखना कि उसने गलती से मिटाया था और उसने वो नंबर देखा ही नहीं कि उसने दोबारा लिखा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बचे हुए अंकों का औसत निकाला, यानी कि वो जो नंबर एक मिटा दिया था उसने, उस नंबर को उसने देखा कि ये नंबर मिटा दिया गया है, फिर उसके बाद उसका औसत निकाला गया, यानी कि एक संख्या कम हो गई। अब जो इसका औसत निकल कर के आया, आपने कहा कि 35 7/17 आया। मैंने क्या कहा कि जो इसका n होगा वो किसके आसपास होगा, तो आप कहोगे कि 35 दूनी 70 के आसपास होगा। 70 से कम हो सकता है, 70 से अधिक हो सकता है, लेकिन 70 के आसपास होगा। अब आपसे पूछ रहा हूं कि n इज इक्वल टू होने की पॉसिबिलिटी क्या है, n इज इक्वल टू मैं क्या लूं। आप कहोगे कि ये जो 17 है, इस 17 का कोई ना कोई एक ऐसा मल्टीपल होगा जो कि 70 के आसपास होगा, वही हमारा उस क्वेश्चन का n होगा। आपने रखा 17 का मल्टीपल जो 70 के आसपास हो, आपने कहा कि 68, 17 चौके 68 ये हो सकती है, तो मैंने कहा कि यही होगी। आपने देखा कि ये बटे में ये चीजें होनी चाहिए, ना कि n होनी चाहिए, n नहीं, ये बटे में होनी चाहिए, कितनी 68। आपने कहा बटे में 68 होनी चाहिए, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, ये जो यहाँ पर n-1 लिखा हुआ है, ये हो ना हो ये 68 रहा होगा, तभी यहाँ पर बटे में ये चीजें आई होगी।
आप इस चीज को गौर करना कि यहाँ पर ये n इज इक्वल टू 68 नहीं हो करके अब क्या होगा कि बटे में ये संख्याएं कितनी होनी चाहिए, आप कहोगे कि बटे में ये संख्याएं 68 होनी चाहिए, यानी कि n माइनस वन इज इक्वल टू 68 होनी चाहिए और n इज इक्वल टू हमारा 69 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझना, यही चीजें थी इस क्वेश्चन में जो चीजें समझने लायक थी। बाकी सेम जैसा पिछला सवाल हमने किया था उसी क्वेश्चन उसी टाइप पर बेस्ड था, बट ये चीजें इसमें नई थी। इस चीज को आपको अगर समझना था, अगर ये चीजें आपने समझ ली तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर n-1 हो गई, तो n-1 कितना हो जाएगा 68। आपको करना कुछ नहीं है, अब इसको सॉल्व करना है फर्दर आगे ले जा करके। तो आगे आप सॉल्व करो, n इंटू n प्लस 1 यानी 69 इंटू 69 प्लस 1 कितना होता है 70 डिवाइड बाई 2, और ये n-1 यानी कि 68 से भी आपको भाग देने, माइनस x बाय 68 इज इक्वल टू 35 प्लस 7/17। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बाकी रहा। कैलकुलेशन आपको करना है, 2 से इसको कटा दो 35 बार में कट जाएगा, 2 से अगर इसको कटाओगे तो ये 35 बार में कटेगा। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेशन हो जाएगी लंबी, है ना। चलो कोई नहीं, करते हैं कैलकुलेशन। अब देखो x बाय 68 को अलग रखो और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 17 पचे 85, 8 17 51 और 8 59 और प्लस 7 और बटे में 17 कितना हो रहा है ये 7 2 602 बटे में 17 और माइनस हो जाएगा कितना 69 गुना 35, 69 गुना 35 करो, 9 पचे 45, 4 9 तिया 27 और 30, 6 पंचे 30 और 27 57 और 4 61, 6 6 तिया 18 और 6 2415, ये हो जाएगा 2415 और डिवाइड करना है किससे 68। आपको अभी अभी मैंने कहा कि बेस को अगर इक्वल कर दोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। आपने कहा x बाय 68, आपने देखा कि 602 गुना 4 कितना हो जाएगा 6 चौके 2400, 8 बटे में 17 चौके 68 और यहाँ पर है 2415 और बटे में फिर से 68। ये देखो ये चीजें सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी और x इज इक्वल टू निकल कर कितनी आ जाएगी, आपने कहा कि 8 और 7 15 यानी कि 7 माइनस 7। आपने देखो कहीं पर कोई माइनस में गलती की है, साइन में गलती हुई है, हाँ यहाँ पर साइन में गलती हुई कि यहाँ पर ये माइनस एक्स बाय 68 है, ये माइनस एक्स बाय 68 है, तो इसको यहाँ पर माइनस लिखना था, यहाँ पर भी माइनस, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी और फाइनली आपका जो x होगा x इज इक्वल टू 7 होगा। देखो इस चीज को कैलकुलेट करना था, कैलकुलेशन पर बेस्ड था पूरा ये क्वेश्चन। आपने ये सीखा कि यहाँ पर जो x जो हमने घटा दिया था, जो x मिटा दिया था, वो x और कुछ नहीं वो 7 थी जिस संख्या को हमने मिटा दिया था, और टोटल जो नंबर ऑफ टर्म थे उसमें वो कितने थे, आप कहोगे कि 69। पहले कितने थे, आप कहोगे 69 और मिटाने के बाद कितने बचे 68। जब मिटाने के बाद 68 बचे, इसी 68 से हमने इसको डिवाइड किया था और तब बटे में जाकर के यहाँ 17 मिला था। इस चीज को समझना था, इस चीज को आपने समझ गया होगा। पिछले सवाल में हमने 2 बार जैसे समझाया, इस सवाल को एक बार खुद से समझने की कोशिश करना, देखना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसके बाद हम आने वाले सेशन में देखते हैं, अगले सेशन में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे, एक नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पूरी तरह से क्वेश्चन होगा। उन चीजों को हम पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आगे वापस से क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।